Okay, so it is now on recording. Let's start. जैसे मैं अभी आपको बताया कि हमारा रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट पर कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिस्कशन हमारा हो चुका है कि हम रिलेटिव वेलोसिटी किसे कहते हैं। बाय फॉर्मूला जब किसी दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कंपेयर करके लिखा जाता है, जैसे मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ VAB, सो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बी के रेफरेंस में, बी के रिस्पेक्ट में ए कैसे मूव कर रहा है। तो इसे हम रीड करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी। और मैथमेटिकली जब हम इसे लिखते हैं तो बस हम कुछ इस तरीके का फॉर्मेट यहाँ लगाते हैं, वी ए माइनस वी बी। इसमें मैंने आपको 3 कंसिडरेशंस बताए। पहला कंसिडरेशन ये था बच्चों कि अगर दोनों वेलोसिटीज ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, लेट्स से, या सेम पहले बता देता हूं, ये ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इन सच केस हमें करना होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है। नंबर 2, जब ये दोनों वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, वी ए और ये बी, दे आर परफेक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन इन सच केस हमें करना होता है एडिशन। और नंबर 3, जब इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में किसी भी तरीके का एंगल बनता है, चाहे एंगल छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, लेस देन 90 हो, ग्रेटर देन 90 हो, और वॉट एवर इट इज, देन इन सच केस जब हम VAB निकालते हैं तो वी हैव टू यूज अ फॉर्मूला फॉर वेक्टर सब्सट्रैक्शन, दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ VAVB cos ऑफ थीटा। सो लेट मी रिकॉल यू कि ये सारा डिस्कशन ऑलरेडी हमारा हो चुका है। इस पर हमने कॉलेज के लेक्चर में अच्छा खासा डिटेल डिस्कशन कर लिया है, सारी बातें हमको समझ में आ गई हैं। कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स भी। किसी का माइक ऑन रह गया देखो प्लीज। शेख जोया, माइक ऑफ रखें प्लीज। तो कुछ छोटे मोटे इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैंने कल आपको करवा दिए थे। ये बस मैं एक इंट्रोडक्शन या बेसिक्स आपके सामने दोबारा रिपीट करता जा रहा हूँ, हालांकि हम ये पढ़ चुके हैं। लेट्स टेक वन मोर सच एग्जांपल। इफ यू से कि दिस इज एन ऑब्जेक्ट A which is moving with a velocity of 10 meter per second, and this is an object B, let's say, which is moving with a velocity of 2 meter per second, and we have another object C which is moving in the opposite direction with a velocity of 6 meter per second. Now I have 3 questions in front of you. Question 1, what will be VAB, what will be VAC, and what will be VCB, and even I will go for one more question here, what will be let's say CA, opposite. Can you possibly tell me the answer for each of them? हर एक का आंसर बता सकते हो आप? तो अपने लेवल पर कैलकुलेशन करें। जब हम VAB निकालते हैं, so we will go for VA minus VB. So VA is 10, VB is 2, VA minus VB, तो आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्रॉस चेक करें आप। ठीक है, अपने अपने लेवल पर आप क्रॉस चेक करें, मैं सॉल्यूशन बताते चल रहा हूं। मैसेजेस ना करें बिकॉज ये मेरी स्क्रीन को ब्लॉक करता है। नाउ व्हाइल वी ऑब्टेन्ड VAC, तो हम VA माइनस VC करते हैं। ओके, सो वी हैव टू गो फॉर VA माइनस VC। बच्चों यहाँ पे VA तो 10 है, लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखें तो VC को हमें माइनस 6 लेना पड़ेगा।
VC को, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ ए अगर आप पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हो तो उसके बिल्कुल अपोजिट में डायरेक्शन हमको नेगेटिव ट्रीट करना होगा. So that will become 10 minus -6. So this minus minus will become plus, and you may get an answer of 16 meter per second. Okay. Now while we obtained VCB, तो बच्चों यहां पे हमें करना होगा VC minus VB. VC को जब हम चेक करते हैं वो -6 है, माइनस VB तो सिर्फ 2 लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो -2. Getting it? So that will give us an answer of -8 meter per second. That is to be corrected. -8, not only 8, -8. Now finally हमें देखना है VCA. जो जब मैं VCA लिखूंगा तो I have to go -16. -VA. शाबाश, बहुत अच्छे. VC is -6. VA is 10. So -6 minus 10. That will turn out to be -16 meter per second. So this is how in general we calculate the relative velocity. And we have already completed this discussion in the college lectures. Now let's move on with some more interesting and typical questions. कुछ अच्छे questions, typical questions के साथ में आगे बढ़ते जा रहा हूं. Let's start with first such question. पहले एक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं. इस क्वेश्चन में हमें यह बताया जा रहा है कि there are two objects. Let's say this is an object A, which is moving with a speed of 20 meter per second. And we have another object, object B, which is moving with a speed of, let's say 5 meter per second. अब इस केस में मैं आपसे ये नहीं जानना चाहता हूं कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है. ओके, मैं इसमें अब लेबलिंग बदलूंगा, नाम बदलूंगा. मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इन दोनों में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है. हालांकि यहां पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये जो वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्चुअली में ये रिलेटिव वेलोसिटी ही है, लेकिन इसका नाम हमने चेंज कर दिया. अब आप सोच सकते हैं या मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपने रिलेटिव वेलोसिटी को अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्यों कहा. तो आंसर सिंपल है बच्चों. देखिए, ये जो बी ऑब्जेक्ट है ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, और ये ए ऑब्जेक्ट है ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है. दिस इज फास्ट. तो क्या हम अगले इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये देखेंगे कि ए ऑब्जेक्ट बी के नजदीक नजदीक आता जाएगा. यस, ये ऑब्जेक्ट बी के नजदीक नजदीक आता जाएगा, और एक टाइम तो ऐसा भी आ जाएगा जब वो उसे क्रॉस कर लेगा. तो हम यहां ये ऑब्जर्व करते हैं कि ए इज अप्रोचिंग बी, ए इज कमिंग क्लोज टू बी, ए इज बिकमिंग नियर टू बी. देयरफॉर हम इसे कॉल करते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. गेटिंग द पॉइंट? So however we write it as velocity of approach, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये कुछ और नहीं है बल्कि ये रिलेटिव वेलोसिटी ही है. Getting it? And if you try to calculate it, it will become VA minus VB. And the answer is very clear. 20 minus 5, the answer is 15 meter per second. But keep in mind, here the label of this velocity has changed. जो नाम हम उसे दे रहे हैं वो बदला गया. उसे अब हम सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हम उसे कॉल कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. और रीजन क्या है ऐसा करने का? तो हम ये देखते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स धीरे 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 नजदीक आते जा रहे हैं. लेट्स टेक अनदर सच एग्जांपल, एंड हियर आई वांट योर लॉजिक टू बी अप्लाइड. मैं चाहता हूं अपना लॉजिक लगाएं यहां पे. लेट्स से कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सी, एंड इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. And we have another object, let's say object D, it is moving with a velocity of 14 meter per second. Tell me, what exactly is going to happen in this case? क्या C और D ये ऑब्जेक्ट C और D ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अप्रोच करेंगे या सेपरेट करेंगे?
सेपरेट। और अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि डी सी से किस हिसाब से सेपरेट हो रहा है, किस कंडीशन के हिसाब से सेपरेट हो रहा है, ये कितनी वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे मुझे ये कहेंगे 6 मीटर पर सेकंड से। ये आगे भाग रहा है, करेक्ट है। अब ये 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 14 से चल रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 6 है। हम हर अगले इंस्टेंट ऑफ टाइम पर देखेंगे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी को हम एक नया नाम देंगे, हम इसे कॉल करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सो हियर दिस विल बी टर्म्ड एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। हालांकि वो होगा यही वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, मैंने पहले डी लिया ताकि आंसर नेगेटिव ना आए, तो आंसर हम ऐसे लिखेंगे वीडी माइनस वीसी, एंड इफ यू कैलकुलेट इट यू विल बी गेटिंग 14 माइनस 8, एंड फाइनली द आंसर विल बी 6 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स को दिमाग में अच्छे से बिठाइए, चाहे वो एग्जाम्पल 1 हो या 2 हो, दोनों में हमने रिलेटिव वेलोसिटी ही कैलकुलेट की है। बट एक सिचुएशन में चूंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस कम होता है, वी कॉल दिस रिलेटिव वेलोसिटी एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, नजदीक आना, अप्रोच करना। ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में चूंकि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, वी कॉल दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेट होना यानी कि दूर जाना। अब दोनों की दोनों सिचुएशंस में जो कैलकुलेशन किया गया है वो रिलेटिव वेलोसिटी ही है, बट हाउएवर द लेबल डिफर्स। Sometimes we call it as approach and sometimes we call it as separation. Getting the point? Yes, sir. Okay. माइक देखो किसी का ऑन रह गया, प्लीज। शेख सादिया, माइक आप ऑफ रखें, बिल्कुल भी इसमें कोई काहिली सुस्ती ना करें, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं ये रिकॉर्ड पर रहता है। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होगा, ध्यान से समझिए। एग्जांपल नंबर 3। लेक्चर थोड़ा लंबा चलेगा अपना, बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठें। लेट्स से कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। Let me label this object as object A. You may imagine these are like car or bike or something like this. And we have another object, object B. Object A जो है ये मूव करता है 30 मीटर पर सेकेंड। However, object B जो है ये मूव करता है 10 मीटर पर सेकेंड से। ऑब्जेक्ट A को एक एक्सेलरेशन दिया गया है एंड दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऑब्जेक्ट B को भी एक एक्सेलरेशन दिया गया है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यहां इसके यूनिट से समझें, जो मीटर पर सेकेंड है वो वेलोसिटी है, और जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वो एक्सेलरेशन है। अब अगर बच्चों हम ये कहते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो गैप है डी, ये गैप 3 अलग अलग वैल्यूज के साथ में अज्यूम करना चाहता हूं, 3 अलग अलग वैल्यूज के साथ। इफ दिस गैप इज 100 मीटर, इफ दिस गैप इज 50 मीटर, एंड इफ दिस गैप इज 200 मीटर। तो हमें ये पता करना है कि क्या ए और बी कभी एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगे, और अगर वो एक दूसरे को क्रॉस कर पाते हैं तो फिर इनको क्रॉस करने का टाइम क्या होगा, हमें ये पता करना है। यकीन मानिए इसके रिजल्ट्स आने के बाद आप चौंक जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग इसके रिजल्ट्स आएंगे। इनफैक्ट हम ये भी देखेंगे कि ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा बार क्रॉस करेगा, मल्टीपल क्रॉसिंग्स भी हमको देखने को मिलेगी। हम ये भी देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं, और हम ये भी देखेंगे कि ऑब्जेक्ट एक ही बार क्रॉस कर रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले मैं इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करता हूं जहां पर मैंने डी को चॉइस किया है 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर। इस तरीके के प्रॉब्लम्स जहां पर हम ऑब्जेक्ट्स की एक दूसरे के रेफरेंस में क्रॉसिंग या टर्निंग अराउंड को समझना चाहते हैं, तो द बेस्ट वे टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स इज बाय यूजिंग रिलेटिव अप्रोच। अब देखो ये वैसे तो काफी दूर तक जाने वाले हैं, लेकिन कभी ना कभी ऐसा मौका आ सकता है इनकी जर्नी में
कि ये एक दूसरे को क्रॉस करें। तो हमें बस ये तय करना है कि इनको आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए रिलेटिवली एक दूसरे के मुकाबले में कितना डिस्टेंस खत्म करना है, कितने डिस्टेंस को कवर करना है। तो आंसर है पहले केस में 100 मीटर। करेक्ट हो रही है बच्चों बात? तो हम लिखेंगे एस रिलेटिव इज इक्वल टू 100 मीटर। सही है। दूसरा, ये बताएं कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। तो अब ए को बी के लिए क्रॉसिंग करनी है, तो ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालें आप। 20। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। 30 माइनस 10, आंसर आया 20 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड बेटा। इसका एक और शॉर्टकट तरीका भी ये होता है कि बी को रुका दो और बी की वेलोसिटी को रिवर्स करके ए को दे दो। तो इमेजिन करो इधर 30 था और इधर मैंने पलटा के इसको 20 दिया, ठीक है ना। तो 30 और 20 का माइनस, सॉरी 20 नहीं, कितना दिया 10। तो 30 और 10 का माइनस करके बचेगा कितना, 20। तो ये भी एक शॉर्टकट तरीका होता है, अक्सर ऐसे भी बोला जाता है, बट मैं इसको उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता हूं। मैं चाह रहा हूं कि भाई सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगा लें। तो हम ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हैं, तो 30 माइनस 10 करेंगे, आंसर आएगा 20। क्या ये बात सबको समझ आ गई बच्चों? यस। अब आ रही है सबसे मजेदार चीज, ये बताएं कि रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है। अगर बहुत -4। -2। -2। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत अच्छे। आपने ये कैसे किया? तो आपने लिखा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, यानी कि आपने लिखा 2 माइनस 4। 2 माइनस 4 करेंगे, आंसर आ जाएगा -2। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब हमें पता करना है कि कितने टाइम पर ये एक दूसरे के पाथ को क्रॉस करेंगे। एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे, ऐसा कहिए, आजू बाजू हो जाइए, ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो सिंपली आप एक कैनोमेटिकल इक्वेशन को यहां पे अप्लाई करिए, जो यूजुअली हम अप्लाई करते आते हैं। तो वी नो वेरी वेल, एक कैनोमेटिकल इक्वेशन है हमारे पास, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टाइम प्लस हाफ ए रिलेटिव एंड देन टाइम का स्क्वायर। एस रिलेटिव करंट सिचुएशन में कितना है, 100। यू रिलेटिव कितना आया, 20। प्लस दिस इज गोइंग टू बी हाफ। एक्सेलरेशन आया है -2 इनटू टी का स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे हैं सारी चीजें। अब ये 2 और -2 कट गया, यहां माइनस बचा। तो इफेक्टिवली जो इक्वेशन मुझे देखने को मिल रही है वो मिली 100 इज इक्वल टू 20t minus t square. Take all these numbers on the other side. T square minus 20t plus 100 is equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते हैं तो a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू हो गया -20, c का वैल्यू हो गया 100। वी नो वेरी वेल कि इस सिचुएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाएगी। टाइम इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आई होप आप ये सब जानते हैं। चलिए फिर भी मैं कुछ बच्चों के लिए लिख दूं ये। सो दैट विल बिकम b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। Therefore this time t is equal to, अब माइनस b यानी कि -20, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में -20 का स्क्वायर दैट विल बिकम 400 माइनस 4 इंटू a दैट इज 1 इंटू 100 दैट विल बिकम 100। 4 इंटू 100, 4 टू 4a 4 इंटू 100 दैट विल बिकम 400। 400। सो दैट विल बिकम 400। करेक्ट है, डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इनफैक्ट 2, बिकॉज a का वैल्यू तो 1 है। Now you will find a very interesting result कि ये प्लस 400 माइनस 400 रूट में से कैंसिल आउट हो गया, ये तो 0 हो गया। क्या बचा, 20/2 यानी के 10 सेकेंड्स। क्लियर हुई बात? यस सर। तो दिस विल क्रॉस ईच अदर और A विल क्रॉस B आफ्टर अ टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स। एक सरप्राइजिंग चीज आपने नोटिस की बच्चों,
यूजुअली रूट्स के 2 नंबर्स आते हैं, यहां आया ही नहीं, एक ही नंबर आया, दूसरा बना ही नहीं। मतलब ये जो क्रॉसिंग होगी ना, ये एक ही बार होगी सिर्फ, इट विल हैपन ओनली फॉर वंस। अगली बार ये क्रॉसिंग होगी ही नहीं। आप देखो कभी रेस ट्रैक्स पर अगर आप रेस की गाड़ियों को चलते हुए देखते हैं तो अक्सर हम ऐसा देखते हैं ना कि एक दूसरे को गाड़ियां बार बार क्रॉस करती हैं, बार बार एक दूसरे के आगे पीछे होती रहती है। यहां पर ऐसा नहीं होगा, ये एक बार इसने क्रॉस किया इसको तो बस ये आगे ही बढ़ती जाएगी, उसके बाद बी को वो पीछे ही छोड़ देगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब आइए इसका एक और मजेदार रिजल्ट मैं आपको बताता हूं। केस बी ले लेते हैं। केस बी में हमें सिर्फ इतना सा चेंज करना है कि एस रिलेटिव 50 करना है। मतलब हमारा ये मानना होगा कि अब इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये डी 100 नहीं है बल्कि कितना है, 50 है। तो गैप हमने थोड़ा सा घटाया। बाकी सब बिल्कुल वैसा ही, यू रिलेटिव उसी तरीके से कैलकुलेट होगा, 30 - 10 विल बी गेटिंग एन आंसर 20। ए रिलेटिव उसी तरीके से कैलकुलेट होगा, 2 - 4 दैट विल बी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड टाइम वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट। आई विल बी यूजिंग द सेम इक्वेशन, यही इक्वेशन दोबारा मैं लिखूंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अपना वक्त बचाते हुए बात को आगे कैरी करता हूं। यही इक्वेशन हम दोबारा यूज करेंगे, बट द कंडीशनल चेंज इज दैट कि इस बार जो रिलेटिव सेपरेशन, जो डिस्टेंस दोनों को एक दूसरे के दरमियान का कवर करना है, गैप जो भरना है, वो कितना है, 50 मीटर का। नाउ पुट अप द डेटा। एस रिलेटिव 50 आ जाएगा, यू रिलेटिव जो था वो पहले जैसा ही होगा, 20t प्लस ये हाफ जू का तू, ये -2, ये भी जैसा वैसा, और ये टी स्क्वायर। आप अगर इसे सॉल्व करते हैं, सो दैट विल बिकम 50 इज इक्वल टू 20t प्लस, इनफैक्ट माइनस, हाफ हाफ कट गया, माइनस बचा, माइनस टी का स्क्वायर। इफ यू कंटिन्यू यू विल बी गेटिंग टी स्क्वायर -20t, करेक्ट है ना, प्लस 50 इज इक्वल टू 0। You will be getting a value as 1, you will be getting b value as -20, and you will be getting c value as 50। चलिए अब रूट्स निकालें, बताएं क्या क्या आएंगे रूट्स। थोड़ा सा तेजी से काम करें अब, ठीक है। सो यू विल बी गेटिंग -b का मतलब हो गया -20 माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 400। बच्चों मैं यही फॉर्मूला दोबारा यूज कर रहा हूं, आपने क्लास 8, 9, 10th में ये लगातार सीखा है, तो इसमें कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए आपको। यू शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ कंडीशंस। आगे बढ़े, -4ac, सो क्या ये 200 बनेगा, बिकॉज सी का वैल्यू इस बार 50 है। Yes. 50 इंटू 420 और ये 200, एक जीरो कैरी करने पर, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अब रूट सॉल्व करें आप, तो यू विल बी गेटिंग 20 14.2 प्लस माइनस अंडर रूट में 200। 200 का स्क्वायर रूट आपको मिलेगा 14.14, ठीक है। कैसे, लेट मी टेल यू अ शॉर्टकट। देखो ये 20 जैसा वैसा, प्लस यहां सभी ध्यान देंगे, ये जो 200 है ना, इसको ऐसे लिखे हैं, 2 इंटू 100, 100 का रूट बाहर आ गया 10 और रूट में बच गया 2। रूट 2 का वैल्यू आप सब जानते हैं 1.414, ये मैं कई बार बता चुका हूं कॉलेज में। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर आया 14.14। क्लियर हुई बच्चों बात ये, यस, इज दिस क्लियर, Yes, sir. ओके। सो एनी हाउ रूट 200 का वैल्यू हमको मिलता है 14.14, so we'll just put it up here, 14.14 डिवाइडेड बाय 2। बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले हैं, ध्यान दें। पहला नंबर जो कैलकुलेट होगा वो प्लस वैल्यू के साथ, मतलब अगर मैं यहां पे प्लस करूं, सो इफ आई गो फॉर प्लस, आई विल बी गेटिंग 20 प्लस 14.14 डिवाइडेड बाय 2, कितना होगा भैया, 34.14 डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज एक्सपेक्टेड आंसर, 17.7. 17 point, not 707 सेकेंड, रफली यू कैन से 17 सेकेंड, ठीक है।
इज इट ओके? Yes. नाउ टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर मैं नेगेटिव चॉइस कर लूं तो नेगेटिव के लिए मुझे क्या आंसर मिल रहा है? 20 माइनस 14.4 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन बच्चों आपसे यहाँ पे ये होगा कि क्या ये कैलकुलेशन अलाउड होगा? माइनस करना अलाउड होगा यहाँ पे? No. Yes. Yes. Yes, sir. यस, अलाउड होगा। ध्यान से देखिए, क्योंकि इस बार जो नंबर हम माइनस कर रहे हैं वो हमें नेगेटिव आंसर नहीं दे रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ी क्रूशियल बात हो गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको Yes. यहां मिला। ये उस वक्त अलाउड नहीं होता है बच्चों जब कैलकुलेशन का आंसर नेगेटिव आता है। अब यहां तो 20 बड़ा है, 14.4 ये स्मॉल नंबर है, तो जारी बात है इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हमें पॉजिटिव आंसर देगा। मतलब टाइम पॉजिटिव आना तो अलाउड है, 5.86. इस बार हमें पॉजिटिव आंसर मिलने की वजह से हम इसे अलाउ करते हैं। तो यू विल बी गेटिंग, कितना डिफरेंस आया? 5.86. एक सेकेंड, मैंने एक नंबर कम लिखा शायद, है ना? 14.14 है ना ये? Yes, sir. हाँ, तो अब डिफरेंस लीजिए उसका, कितना बताया तुमने? 5.86 एंड देन गो फॉर डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड करें और आंसर बताएं। 2.93. ओके, 2.93 सेकेंड। अब ये मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट हो गया। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक नहीं बल्कि दो बार क्रॉस करेंगी ये एक दूसरे को। हाउ कैन आई बी सो श्योर? मैं इतना गारंटी के साथ कैसे कह सकता हूं कि ये दो बार क्रॉस कर रही है? तो देखो, क्रॉसिंग टाइम हम निकाल रहे हैं और हमको टाइम दो वैलिड आंसर्स मिले, दो करेक्ट आंसर्स मिले हमको, दोनों पॉजिटिव आंसर्स आए हमको। Yes. का मतलब ये एक दूसरे को दो बार क्रॉस करेंगी। आप सोच सकते हैं ऐसा कैसे हुआ? तो ये कुछ इस तरीके से हुआ होगा कि ए पीछे है, बी आगे है, ठीक है? तो स्टार्ट में ए ने बी को क्रॉस किया, ठीक है, और थोड़ा आगे चला गया। उसके बाद क्या हुआ? बी ने ए को क्रॉस किया और फिर बी आगे ही चला गया। ऐसा मामला हुआ। तो ये जो इवेंट है ये कितनी बार हैपन हुआ? दो बार। 2 बार. पहली बार ये इवेंट कौन से टाइम पर होगा? 17.0. Not गलत जवाब। 17 2.93. सेकंड पहले। 2.93 हाँ, 17 पहले थोड़ी आएगा टाइम के स्केल पर, 2.9 पहले आएगा। आप घड़ी में 2.9. स्टॉपवॉच पे टाइम लगाओगे तो 2.93 पहले आएगा, उसके बाद 17। तो पहली जो क्रॉसिंग अपीयर होगी वो अराउंड 3 सेकेंड्स, मैं इसको अराउंड 3 सेकेंड बोल देता हूं, और दूसरी जो क्रॉसिंग अपीयर होगी वो होगी अराउंड 7 सेकेंड, सॉरी 17 सेकेंड्स। बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. अब आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ये कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, देखिए, ये समझने के बाद ही हमको मजा आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसको फील करके हमको पढ़ना चाहिए, सिर्फ चीजों को रटना या उनको याद करना, इससे हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब कुछ बच्चों की थोड़ा सा शिकायत रहती है, उनको ये टफ जाता। तो देखिए भाई, मैं तो साफ साफ बोलूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही आता है। अब टफ जाता है तो आपको उसको सिंप्लीफाई करके लर्न करना चाहिए, ठीक है ना? आपको उस पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए। अब आइए थर्ड केस में देखते हैं कि थर्ड केस में क्या हो सकता है। थर्ड केस में हमने ये किया कि हमने इन दोनों व्हीकल्स के बीच का जो गैप है उसे हमने 200 मीटर कर दिया। मतलब इस गिवन डेटा को अगर मैं फिर एक बार सॉर्ट आउट करूं तो द ओनली नंबर विच इज गोइंग टू चेंज इज व्हाट? एस रिलेटिव, जो अब क्या आएगा? 200 आ जाएगा। सो इफ वी गो फॉर दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन, मैं जरा नेक्स्ट पेज पर इसको लिखता हूं। तो उस कैलकुलेशन को अगर हम दोबारा रिपीट करें यहां पे, तो हमारे पास इक्वेशन ये वाली थी, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टाइम प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। एस रिलेटिव इस बार हमारे पास है 200, यू रिलेटिव हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, 20 प्लस हाफ, ये माइनस, और ये टी स्क्वायर। ठीक है, प्लीज माइक ऑफ रखें, वेन एवर यू नीड टू आंसर तभी माइक ऑन रखें। बाकी ये 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस आ गया, ये प्लस यहां से हट गया। यू विल बी गेटिंग 200 इज इक्वल टू 20t minus t square. Rearranging this, you will be getting t square minus 20t plus 200 is equal to 0. Going for quadratic numbers, a is equal to 1,
B is equal to -20, C is equal to 200. Now start developing the roots. चलिए बताइए क्या आएगा. टाइम t is equal to 20 प्लस माइनस अंडर रूट 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4ac 4 into 1 4 into 200 4 into 200 will become 800 and then overall divided by 2. इसे देखते ही मैं कहूंगा कि ये पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता. क्यों? तो बच्चों जब हम ये रूट सॉल्व करते हैं, ये रूट, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? -400. और आपने मैथ्स में अब तक शायद पढ़ा या नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सुन लीजिए. नेगेटिव नंबर अगर रूट में आता है तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है. इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं उसको मैथ्स में. इमेजिनरी नंबर -400 का आंसर हमें नहीं पता. ठीक है, -400 का आंसर हमें नहीं पता. मतलब ये टाइम का कैलकुलेशन अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, ये ऐसे, तो अब हम यहां आगे फंस गए, हम अटक गए. -400 का हम आंसर निकाल ही नहीं सकते इस स्टेज ऑफ कैलकुलेशन पर, नहीं निकाल सकते, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा. अब फिजिक्स में इसका कंक्लूजन क्या मिलेगा? मैथमेटिकली तो ये पता चला कि ये आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो इसका कंक्लूजन हम क्या निकालें? कि वो क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को. हाँ शाबाश, वेरी गुड. दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर. इनकी क्रॉसिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने इनिशियली इनका गैप इतना ज्यादा रखा. ये जो गैप है आपने 200 कर दिया. ये गैप आपने इनिशियली इतना ज्यादा रखा कि विद दिस स्पीड एंड द एक्सेलरेशन ए विल नेवर क्रॉस बी. ए और बी का क्रॉसिंग मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. अब इस एग्जाम्पल को बहुत केयरफुली समझिए. मैंने हर एक सिचुएशन आपके सामने रखने की कोशिश की. इट्स स्पेशली डिजाइंड क्वेश्चन. आप ऐसे समझिए इसको. 1 टाइम क्रॉसिंग बता दी आपको, मल्टीपल 2 टाइम क्रॉसिंग आपको बता दी, और इनफैक्ट एक ऐसी सिचुएशन भी हमने बताई कि वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे. गेटिंग द पॉइंट? तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी का कमाल. आइए अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इससे हमारे प्रॉब्लम्स थोड़े से और आसान होंगे. आई गेस दिस वुड बी क्वेश्चन नंबर 3, शायद 3 या 4, वट एवर इट इज. लेट्स से आई जस्ट कंटिन्यू विद द नंबर 3, बिकॉज जो क्वेश्चन मैं सुबह से डिजाइन कर रहा था आपको समझाने के लिए, उसके सीक्वेंस में थर्ड क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं आप बहुत ध्यान से समझें. लेट्स से कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं. A, which is moving with a speed of 30 meter per second, and there is another object B, which is moving with a speed of 100 meter per second. And let's say कि A and B has got a separation. Sorry for that. A and B has got a separation. ये जो गैप है इन दोनों के बीच का, ये 200 मीटर है. However, A का जो एक्सेलरेशन है ना, ये 4 मीटर पर सेकंड मैंने ले लिया, और B का भी एक्सेलरेशन मैंने 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया. अब आपको उसी चीज को आंसर करना है कि A और B एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे. तो काम करने का तरीका समझिए, और यहां पर कुछ सिंप्लीफिकेशंस मिलेंगे हमको, और बहुत इजी और अच्छे सिंप्लीफिकेशंस मिलेंगे. बहुत ध्यान से सुनिए. सबसे पहले तो बच्चों मुझे ये बताइए कि रिलेटिवली इनको आपस में कितने डिस्टेंस को कवर करना है. यस, 200. वेरी गुड, शाबाश. तो रिलेटिवली भले ये कितनी भी दूर चलते जाए, ये एस रिलेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो कितनी दूर चल रहे हैं. एस रिलेटिव का ये मतलब है कि दोनों आपस में एक दूसरे के गैप को कब खत्म कर रहे हैं. ठीक है, तो एस रिलेटिव हो गया 200. अच्छा, अब ये बताइए कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है. -70. ठीक है, मैं शायद हाँ इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, थोड़ा सा डेटा मैं चेंज कर दूं ताकि और कैलकुलेशन अपना सिंप्लीफाई हो जाए. ये जो मैंने 330 लिया ना, लेट्स टेक दिस नंबर अ लिटिल बिग. 300. 30 पे तो क्रॉस ही नहीं करेगा बेटा वो. 30 और सामने वाला 100 है, तो वो भागेगा ना आगे, क्रॉस ही नहीं करेगा ना. तो मैंने उसको 300 कर दिया. हाँ, अब बताएं कितना है रिलेटिव वेलोसिटी.
200 200 200, शाबाश। अब बताएं रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है? 0 0 विथ इट्स यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 0 कैसे हो गया? कैसे 0 हो गया? सर यस, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। हाँ, ये जो जुमला अभी तुमने बोला ना, इसको दिमाग में प्रिंट कर लो। अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो गया तो रिलेटिवली सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। ये चीज हमको बहुत काम में आएगी, ये शॉर्टकट बनेगा आगे चल के। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते वक्त ये जो एक लाइन है अभी आपने जो बताई कि इफ द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द बॉडीज इज सेम देन रिलेटिवली देयर इज नो एक्सेलरेशन। चलिए, फिलहाल तो 0 हो गया, सबको समझ में आया। आपने ऐसे किया 4 - 4 और 0 बोल दिया आपने। लेकिन यहां 4 - 4 होने का एक मीनिंग है कि ए और बी का दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तभी तो 0 हुआ। चलिए कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। अब आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज यहां नोट करेंगे कि ए रिलेटिव कितना है? कितना है ए रिलेटिव? 0 0 इसका मतलब ये टर्म पूरा पूरा क्या हो गया? कैंसिल। कैंसल हो गया। अब जो बचा वो गौर करने वाला है, t is equals to 1 second। उस पर आता हूं मैं, लेकिन जो बचा वो बड़ा गौर करने वाला है। क्या बचा? ये जो बचा हुआ है उसको ध्यान से देखें आप। इस फॉर्मूले को अगर मैं अपने स्कूल्स में पढ़ने वाले फॉर्मूले के हिसाब से लिखूं ना, तो आपने ऐसे लिखा, नोट किया आपने? Yes, sir. डिस्टेंस भले वो रिलेटिव हो लेकिन है तो डिस्टेंस, स्पीड भले वो रिलेटिव हो लेकिन है तो स्पीड ही, और ये टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिख दिया आपने। काइनेमेटिक्स ही हट गया। जो सबसे चुभती चीज है कि हर जगह यार काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाना पड़ता है, वही हट गया। और ये कब होने वाला है? ये कब जब होने वाला एक्सेलरेशन 0 है। है? हाँ, जब एक्सेलरेशन 0 आएगा। अच्छा, ये एक्सेलरेशन कब 0 होने वाला है? दोनों दो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम हो। तो ये है ना कमाल की बात। हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन कैसा है। अगर सेम है तो हमारे प्रॉब्लम और आसान हो गए। जबकि बच्चे उल्टा समझते हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो तो टेंशन लेने लगते हैं, अरे अब ज्यादा है, अब कैसे करना, दोनों का तो कैंसिल हो गया, क्या करना। ठीक है, आई कम टू दोस पर्टिकुलर एग्जांपल्स। बहरहाल फिलहाल टाइम निकालते हैं, बात को खत्म करते हैं। तो एस रिलेटिव कितना है? कैलकुलेशन आगे बढ़ाएं। एस रिलेटिव हम देखते हैं तो ये 200 है। यू रिलेटिव भी हमको कितना मिला था? 200। और हमको टाइम निकालना है। कैलकुलेशन पूरा करने पर टाइम का आंसर आ गया 1 सेकेंड। अब मैं आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, मेरा ख्याल है नंबर क्वेश्चन का 4 है शायद। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल। ये ऑब्जेक्ट ए है जिसे मैं ऊपर थ्रो करता हूं विथ अ सर्टेन स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, और सामने वाले ऑब्जेक्ट को मैं नीचे ड्रॉप करता हूं विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और एल्स यस 20 मीटर पर सेकेंड। लेट्स स्टे एंड लेट्स लेबल दिस एज ऑब्जेक्ट बी। लेट्स से दैट के इनके दरमियान का जो गैप है, कोई भी एक छोटा सा नंबर आप ले सकते हैं, लेट्स से 200 मीटर। तो ये अंडर ग्रेविटी मोशन चल रहा है। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि ये एक ऊपर फ्लाई कर रहा है, एक नीचे फ्लाई कर रहा है, ये आपस में एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस सिचुएशन को जरा दिमाग में लाओ। इस सिचुएशन में रिलेटिव एक्सेलरेशन हमने कितना बताया था? 0 और काइनेमेटिक्स कट के बिल्कुल आसान सा एक्सप्लेनेशन हो गया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जरा क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना। बी का एक्सेलरेशन क्या है? जी, 20 मीटर ग्रेविटी। अरे बी इज 20, एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। बी का एक्सेलरेशन क्या है? 10
-10. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10. माइनस प्लस व्हाटएवर, लेकिन मैग्नीट्यूड में तो 10 ही है ना। ए का एक्सेलरेशन कितना है? 0. 0. कैसा 0? ये भी तो अंडर ग्रेविटी ऊपर उड़ेगा। जब किसी चीज को मैं ऊपर उछालता हूं तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है ना। 10. ठीक है, हालांकि ये चीज मैं क्लास में समझा चुका हूं, आप एब्सेंट माइंडेडली अगर बैठेंगे तो भूल जाएंगे चीजें। बी पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रहा है और ए पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रहा है। इसका मतलब ए और बी दोनों का एक्सेलरेशन आइडेंटिकल है, सेम है कि नहीं? Yes. तो सीधा सा मतलब क्या समझ में आया? एक्सेलरेशन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। 0 है। रिलेटिवली इंडिविजुअली है, इंडिविजुअली इसका भी 10 है, इंडिविजुअली उसका भी 10 है। ऑफ कोर्स -10 अगर मैं डायरेक्शन के साथ बोलूं तो, लेकिन रिलेटिवली कितना है? 0। जैसे ही 0 हो गया तो ये गुड न्यूज है। जैसे ही 0 हो गया ना तो गुड न्यूज है, बिकॉज वी डोंट हैव टू यूज काइनेमेटिकल इक्वेशंस। हमको काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगाने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ अब ये देखना है कि कितना डिस्टेंस इनको आपस में क्रॉस करना है। थोड़ा ये चला, थोड़ा ये चला, जहां कहीं भी ये क्रॉस करेंगे तो ओवरऑल इफेक्टिवली टोटल कितना डिस्टेंस क्रॉस होगा? 200 मीटर. 200 मीटर। तो रिलेटिव डिस्टेंस 200 हो गया। टाइम हमको फाइंड आउट करना है। अब सोच समझ के बताएं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। 10 मीटर पर सेकंड. गलत, 10 गलत है, डायरेक्शन अपोजिट। 50 मीटर पर सेकंड सर. 50 बिल्कुल सही। लेक्चर का इनिशियल पार्ट आप भूल गए बेटा। इस लेक्चर का इनिशियल पार्ट, जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो हम क्या करेंगे? Addition. एडिशन करेंगे। देखिए भाई, फिजिक्स सही है, कहानी नहीं है। थोड़ी याद रही, थोड़ी भूल गए तो चलता। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है, टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकंड। 50। इफेक्टिव डिस्टेंस कितना है? 200. 200। क्या हमें टाइम निकालना है? Yes. यस। तो क्या हम सीधे ऐसे कर दें, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन करस्पॉन्डिंग स्पीड या रिलेटिव स्पीड? ठीक है, इसी फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं बेटा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमने पता किया, रिलेटिवली 200 कवर करना है, स्पीड हमको मिली 50, आंसर आया 4 4 सेकंड। 4 minutes. बात खत्म। ठीक हो गया? ये सुनो, ये सुनो। यस। चलिए और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। लेट्स से कि एक ग्राउंड लेवल है और इस पर 2 ऑब्जेक्ट्स हमने थ्रो किए हैं। ठीक है, ये ऊपर थ्रो किया गया 5 मीटर पर सेकंड से, और ये वाला जो है ऊपर थ्रो किया गया 10 मीटर पर सेकंड से। लेट्स लेबल देम ए एंड बी। क्वेश्चन मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा और सिंपल सा है। फाइंड सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। ये जो मैं लिख रहा हूं, रीड कर पा रहे हो ना इसको तुम? Yes, sir. फाइंड सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। एक टाइम ले लेते हैं आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकंड के बाद इन दोनों में कितना सेपरेशन होगा ये बताएं। अभी काफी लंबा चौड़ा सवाल है, मैं इसको 2 अलग अलग वेज में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। एक कन्वेंशनल तरीका, यूजुअल मेथड, जैसा आमतौर पर लोग करते हैं। दूसरा चालाकी से करने वाला तरीका, रिलेटिव वेलोसिटी से करने वाला तरीका, शॉर्टकट अप्रोच, जो एग्जामिनेशन में चाहिए होगा, फटाफट आंसर। तो पहले कन्वेंशनल मेथड से समझते हैं कि इसमें हमें करना क्या क्या। देखो, अगले 1 सेकंड में ये भी फ्लाई कर करके कहीं जाएगा और ये भी अपना उड़ते उड़ते कहीं पहुंचेगा। हो सकता है ये यहाँ कहीं पहुंच जाए, ये यहाँ कहीं पहुंच जाए। दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसके हिसाब से दोनों का हम लोग सेपरेशन निकाल सकते हैं। एक इधर है, एक इधर है, एक 50 पे, एक 60 पे है, तो भाई गैप हो गया दोनों का 10। बात समझ में आई? ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir.
तो पहले ए के बारे में सोचते हैं कि ए का क्या होगा। तो मैं लिखता हूं एस ऑफ ए। भाई ए कहां पहुंचेगा, यू ऑफ ए इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन फॉर ए इंटू टी का स्क्वायर। हर चीज ध्यान से आंसर करना। 5t, सॉरी टी क्यों, 1 है ना, टाइम तो बता दिया हमको बाकायदा। 5 इंटू 1 माइनस हाफ 10 इंटू 1 का स्क्वायर। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये 10 आया। क्यों आया 10 बेटा? ए इज फ्रीली फॉलिंग, एक्सेलरेशन ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो है ऊपर थ्रो करना, नीचे गिरना, ये सब अंडर ग्रेविटी मोशन होते हैं। ऐसे सारे मोशंस के लिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नंबर इस्तेमाल करते हैं, और ये हम कॉलेज में रेगुलरली पढ़ते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, ये सब कट कटा के आंसर क्या आया? 0। चौंके नहीं, 0 आया आंसर। कुछ भी गलत नहीं किया हमने, डरने की जरूरत नहीं है। ये 5 है, ये 2 कट गया, 10 कटा 5, 5 माइनस 5 0। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? 0 का क्या मतलब है? Same acceleration. नहीं, डिस्प्लेसमेंट निकाला हमने। कोई बता सकता है मुझे 0 का क्या मतलब है? मतलब वो ऊपर जाकर फिर वहीं पर आया। शाबाश, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। दिस ए ऑब्जेक्ट हैज टेकन अ फ्लाइट एंड फॉल डाउन एट द सेम प्लेस। गिर गया वो, 1 सेकंड में वापस वहीं आ गया। तो वो अपनी इनिशियल जगह से फाइनली वहीं आके गिरता है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना। क्लियर हुई बात सबको ये? यस सर। अब सिमिलर कैलकुलेशंस आप करें बी के लिए, ध्यान से करना। लेट्स गो फॉर अ कैलकुलेशन ऑफ बी। एस ऑफ बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी into time plus half acceleration of b into t का square. Now go for the calculation. S of b is equal to b का velocity हो गया 10 into 10 sorry 1 minus half into acceleration 10 into 1 का square. अब आप सोचें यहां पे मैंने इसके लिए भी 10 लिखा ना। सिमिलर एक्सप्लेनेशन आई एम गिविंग अगेन एंड अगेन। क्या ये भी अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है? यस इसका एक्सेलरेशन भी -10 लिया जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये सब डिटेल डिस्कशन कॉलेज में हो चुका है अपना। अच्छा, ये कट कट आगे हो गया 5, 10 माइनस 5 आंसर क्या आया? 5 Five. तो अगले 1 सेकंड में हम ये देखते हैं कि बी ऑब्जेक्ट कहां है। बी ऑब्जेक्ट फ्लाई करता 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 यहां कहीं तो भी है, और ये गैप कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर। और ए ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा बुरा हो गया कि वो जहां से गिरा था, जहां से चला था, वहीं आके वापस गिर गया। अगले 1 सेकंड में ऐसा हुआ उसके साथ। तो अगले 1 सेकंड के बाद जब आप देखोगे तो आप ए को कहां पाओगे? ग्राउंड पे। और बी को कहां पाओगे? 5 मीटर ऊपर। तो दोनों में सेपरेशन कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर, खत्म बात। तो अगर हम दोनों का सेपरेशन निकालना चाहते हैं, जैसे मैं फिलहाल लिख रहा हूं डेल्टा एस, तो हमें लिखना चाहिए एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ ए, विच गिव्स एन आंसर ऑफ 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 मीटर। अब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा आसान सिर्फ 10 सेकंड में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, टाइम लगा के। 10 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन इन 10 सेकंड्स में सॉल्व करने के लिए कुछ एलिमेंट्री आइडियाज आपको क्लियर होनी चाहिए। गौर से सुने, b माइनस ए कर गौर से सुने। ए का एक्सेलरेशन कितना है? 5 एक्सेलरेशन 10 माइनस 10, चलो मैग्नीट्यूड में। बी का कितना है? 10 10 तो दोनों का रिलेटिव कितना हो गया? 0। जब दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया तो काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाने की नीड है क्या? नो। नहीं है। तो क्या इसका सीधा मतलब हम ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लिख सकते नहीं लिख सकते? Yes. है ना? यस सर, लिख सकते हैं। हाँ, टाइम कितना है? 1 सेकेंड। क्योंकि तुम जो कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, सेपरेशन कितना होगा और ये सब कुछ,
कितने टाइम के लिए करना चाह रहे हो? 1 1 second. सेकेंड। दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है? ऊपर 10, ऊपर 5, Time सब्सट्रैक्शन के बाद 5, 10, 5, दोनों सेम डायरेक्शन मतलब माइनस करेंगे। अरे हाँ या ना? Yes. Yes. ठीक है, तो 10 - 5 आंसर क्या आया? 5 तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 5 इंटू टाइम 1। खेल खत्म, खत्म हो गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतना ही। लेकिन ये इतने के लिए बहुत कुछ दिमाग में होना जरूरी है। नो, विच एवर मेथड यू वॉन्ट टू फॉलो यू कैन। आई वुड सजेस्ट यार डायरेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी से कर लो, बात खत्म हो जाती है। क्या कहते हो? सही है ना? तो हमको यही पूछा था ना कि भाई दोनों का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या होगा, तो निकाल दिया, डिस्टेंस 5 मीटर हो गया, खत्म हो गई बात। ये सुनो, Yes. Yes. आइए एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पर मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें सिखाना चाहता हूं, बड़ा ध्यान से सुनना, और एक फिर बड़ा प्रॉब्लम लेकर के लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, एंड करेंगे। अक्सर हम इस तरीके के जो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो हम अपने आप को या तो ग्राउंड पर रखते हैं या किसी ऐसी जगह से हम इन सारी मोशंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जो बिना एक्सेलरेशन वाली होती हैं, सब कुछ सेफ साइड में, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन हम इस तरीके के मोशन को ऐसी सिचुएशंस में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जहां खुद एक्सेलरेशन है। जैसे लेट्स से कि एक लिफ्ट है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक लिफ्ट है और ये लिफ्ट बच्चों जाती है ऊपर विद एन एक्सेलरेशन ए। लिफ्ट का ऊपर जाना एक अलग बात है और ऊपर एक्सेलरेशन के साथ जाना एक अलग बात है। सिर्फ ऊपर जाना कांस्टेंट स्पीड से हो सकता है, लेकिन इंक्रीजिंग स्पीड से अगर वो ऊपर जाएगा तो उसे एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाएगा। ठीक है? अब बच्चों सोचो कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना, लिफ्ट के अंदर मैंने ड्रॉप किया, नीचे ड्रॉप किया मैंने एक ऑब्जेक्ट। गौर से सुने। तो जब भी कोई चीज इस तरीके की सिचुएशन में छोड़ी जाती है, ड्रॉप की जाती है, फ्री फॉल होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? जी, करेक्ट है ना? ऐसा नो, कहीं भी छोड़ूं, लिफ्ट में छोड़ूं तो भी वही होगा, कहीं और छोड़ूं तो भी वही Yes. होगा। लेकिन एक समझने वाली बात यहां पे ये है कि इस बार जिस ऑब्जेक्ट को फ्रीली गिराया जा रहा है वो कहां है? लिफ्ट में। Lift में. लिफ्ट कैसी हालत में है? एक्सेलरेशन में। लिफ्ट एक्सेलरेशन में है। तो हम इस सिचुएशन को लिफ्ट के बाहर खड़े होकर ऑब्जर्व करने से अच्छा है कि हम इसको लिफ्ट के अंदर खड़े होकर ऑब्जर्व करें। लिफ्ट के बाहर खड़े होकर ऑब्जर्व करेंगे तो इट विल बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। एक चीज ऊपर जा रही है और उसके अंदर चीज नीचे गिर रही है। आ रहा है ना समझ में आपको? अगर आप कोई ऑब्जर्वर लिफ्ट के बाहर खड़ा है तो उसको दो दो मोशन एक साथ दिख रहे होंगे। कौन कौन से? लिफ्ट का ऊपर जाना और अंदर इस ड्रॉप की गई चीज का नीचे गिरना। तो दो अलग मोशंस को उसको हैंडल करके चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को सिंप्लीफाई करना चाहते हो, आसान करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लिफ्ट के बाहर न खड़े होते हुए आप कहां खड़े हो जाएं? कहां होते हुए इमेजिन करें आप? तो आप अपने आप को इमेजिन करें लिफ्ट के अंदर। लेकिन बच्चों जब आप लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं तो आपको एक मोशन कट करना पड़ेगा। कौन सा मोशन? लिफ्ट का मोशन। लिफ्ट के मोशन को कट करने का तरीका यह है कि जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है उसे रिवर्स करके ऑब्जेक्ट को दे दिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट के गिरने का टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा? G+A। द टोटल एक्सेलरेशन विल बिकम G+A। अप्लाई अ लिटिल लॉजिक, थोड़ा लॉजिक लगाएं। एक दूसरी लिफ्ट है, बट इस बार ये लिफ्ट आती है नीचे
और एक ऑब्जेक्ट हम यहां गिरता हुआ दिखा रहे हैं, फ्री फॉल कर रहे हैं, जो एज यूजुअल जी से गिरता है। नाउ द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग आउटसाइड द लिफ्ट, तो वो दो मोशन ऑब्जर्व करेगा, लिफ्ट का नीचे आना और लिफ्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का नीचे गिरना। बेटर क्या है? बेटर क्या है? कहां जाएं? लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट के अंदर चले जाएं। लेकिन आप लिफ्ट के अंदर जा रहे हो तो एक मोशन कट कर रहे हो ना आप। एक जो मोशन हो रहा है ऑलरेडी, आप उसी के अंदर शामिल हो गए। अब रिलेटिवली एक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा लॉजिक लगाएं कि यहां पर रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या बताऊंगा मैं? G minus A। शाबाश, मैं बताऊंगा G माइनस ए। वेरी गुड। ये मैंने प्लस या माइनस कब किया, मैं चाहता हूं आप इस चीज को फिलहाल इस तरीके से याद रखें। हालांकि इसको मैं बहुत डिटेल आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ताला लॉज ऑफ मोशन में। फिलहाल इस चीज को आप ऐसे याद रखें, मैंने माइनस कब किया और मैंने प्लस कब किया। Yes. दोनों पॉजिटिव रहने के बाद नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई सवाल नहीं है यहाँ पे। जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उस वक्त लिफ्ट के एक्सेलरेशन को पलटा के यानी कि नीचे करके मुझे देना है, तो मैं टोटल एक्सेलरेशन में प्लस कर रहा हूं। जब डायरेक्शन डिफरेंट। हाँ, और जब लिफ्ट नीचे जा रही है तब मैं उसको माइनस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं इसे पलटा के इसको दूंगा। इतना याद रखिए कि जब हम लिफ्ट में आते हैं तो जो कुछ भी लिफ्ट के पास है उसे रिवर्स करके ऑब्जेक्ट को देना है। अब ये ऊपर है कि नहीं? यस। तो इसको रिवर्स करे तो ये नीचे आने वाले कि नहीं? यस। तो दोनों नीचे हुए तो प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। अच्छा, ये नीचे है कि नहीं? इसको रिवर्स करे तो इन क्या होने वाला? ऊपर। इसको रिवर्स करे तो इन क्या होने वाला? ऊपर। तो एक जी नीचे और ये ए ऊपर, तो दोनों का क्या होगा? माइनस होगा। रिवर्स करके कैलकुलेट करना, ये याद रखो। अच्छा, अब ये सिचुएशन अगर तुम बता दो तो फिर मुझे और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। एक को रुका दो ऐसे भी बोलते हैं उसमें, ठीक है ना। चलो, अब मैं कहता हूं बच्चों के लिफ्ट भी नीचे गिर रही है, खाली नीचे आ नहीं रही है, नीचे वो भी गिर रही है। तो उसके गिरने का एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट है जो लिफ्ट के अंदर है और वो भी नीचे गिर रहा है। आप चले गए लिफ्ट के अंदर, अब बताओ कहानी क्या होगी? टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। शाबाश। सबसे पहले तो आप ये लिखोगे G माइनस जी, लेकिन ये बात तो समझ में आती है, G से G माइनस हो गया तो आंसर जीरो हो गया। कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा ऐसी सिचुएशन में, कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। अब जरा ध्यान करें कि हम प्लस कब कर रहे हैं, माइनस कब कर रहे हैं और एग्जैक्टली वो जीरो कब होता है। ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ऊपर गिर रहा है, इसका कोई सवाल नहीं है। लिफ्ट के साथ क्या हो रहा है ये देखो। देखो यहां लिफ्ट क्या कर रही है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन कैसा है यहां? ऊपर जा रहा है। तो हम उसे ऑब्जेक्ट को रिवर्स करके देने वाले हैं। तो अपवर्ड एक्सेलरेशन को रिवर्स करके देंगे तो क्या डाउनवर्ड हो जाएगा? जी पहले से डाउनवर्ड है, इसको रिवर्स करके दिया तो ए भी डाउनवर्ड माना गया, तो दोनों ऐड हो गए। लिफ्ट का एक्सेलरेशन कैसा है? नीचे। इसको रिवर्स करके ऑब्जेक्ट को देने का मतलब है कि अपवर्ड करके देंगे उसको, तो जी डाउनवर्ड है और इसको अपवर्ड करके ऊपर दिया तो वेक्टोरियली भी समझ में आता है, एक नीचे की डायरेक्शन में एक ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब दोनों का माइनस करना है। और अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी जी है और रिवर्स करके मैंने उसको दे दिया डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को अपवर्ड करके, तो जी माइनस जी आंसर जीरो हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात आपको? थोड़ा टफ है, थोड़ा सा टफ लगेगा, बट लॉज ऑफ मोशन जब हम पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, घबराए नहीं। एक एग्जांपल लेकर के फिर हम रुकते हैं, थोड़ा सा आराम से बैठे। लेट्स से कि हमारे पास एक लिफ्ट है और ये लिफ्ट, दिस प्रॉब्लम आई हैव डिजाइन्ड समथिंग लाइक दैट, कि यहां नीचे से हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर थ्रो किया विद अ स्पीड u, और हमारा ये कहना है कि लिफ्ट भी ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से। काफी टफ होगा ये, देखो ध्यान से देखो। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना ऐसे ऊपर 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 फ्लाई करता है और उसके बाद वापस से आके ये नीचे गिर जाता है। करेक्ट है? लिफ्ट के अंदर ही।
लेकिन इस पूरी जर्नी के दौरान हो क्या रहा था, लिफ्ट ऊपर जा रही थी। करेक्ट है बात? यस। और इसके ऊपर से नीचे आने तक के पूरे प्रोसेस के लिए जो टाइम लगता है वो टी लगता है, टी टाइम। इसे हम आमतौर पर बोलते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट मतलब ऐसे हवा में उड़ना, फ्लाइट। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड ए, बताओ लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है। ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है जेई में आ चुका है, सीईटी में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है। ठीक है, अगर कोई एक पर्सन लिफ्ट के बाहर खड़े होके सब कुछ देख रहा है, आउटसाइड द लिफ्ट, सच बताऊं तो उसकी तो जान निकल जाएगी। क्या क्या हुआ, पहले तो लिफ्ट ऊपर जा रही, फिर वो लिफ्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा, फिर थोड़ी देर से ऑब्जेक्ट आगे नीचे गिर रहा, और तब तक लिफ्ट और ऊपर जा रही। तो बहुत सारा मामला एक साथ हुआ। गेटिंग इट? बहुत कुछ एक साथ हुआ। बाहर खड़े होकर ऑब्जर्व करना बेनिफिशियल है कि चलो लिफ्ट के अंदर जाके देखते हैं क्या हुआ, क्या बेनिफिशियल है? व्हाट इज मोर इजियर एज कंपेयर टू द टू सिचुएशंस? बाहर खड़े होकर अंदर जाना। ऑब्जर्व करना या अंदर जाना? अंदर जाना। अंदर जाना। अंदर जाने में आसानी क्या होगी पता है? ऑब्जेक्ट कहां से थ्रो करें? लिफ्ट के फ्लोर से। गिरा कहां? लिफ्ट के फ्लोर पे, खत्म। तुम्हारे कदमों में था, तुम्हारे कदमों में गिरा, ये बात हुई ना। लेकिन बाहर खड़े होकर देखे तो ऐसा नहीं है। बाहर खड़े होकर देखे तो जब ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया गया तो ये लिफ्ट यहां थी, फिर जब तक ये ऑब्जेक्ट ऊपर उड़ता गया तो लिफ्ट यहां पहुंची, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहां से नीचे गिरता गया तो लिफ्ट हमारे साइड से बाहर हो गई थी। समझ रहे टफनेस, उसका लेवल समझ रहे हो क्या है? अंदर खड़े रहो तो क्या आसान हुआ, तुम्हारे सामने से ऊपर नीचे जाके गिरता हुआ दिखा तुमको। ये सर नो? यस। तो अब मैं एक सिंपल सी काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाने जा रहा हूं, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टाइम प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टाइम का स्क्वायर। देखिए आप कितनी चालाकी से आंसर करते हो। कहां से उछला ऑब्जेक्ट, या कहां से उछाला गया, थ्रो कहां से किया गया? फ्लोर लिफ्ट पर के से। अंदर से। फ्लोर पर से। गिरा कहां? फ्लोर पर। फ्लोर ऑफ लिफ्ट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? जीरो। कॉन्फिडेंस से बोलो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, जीरो। अरे 0 भाई जहां से फेंके वहीं गिरा तो जीरो हो गया ना, जीरो। करने की जरूरत नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी? तुम्हारी कुछ है क्या? तुम तो फ्रेम के अंदर ही आ गए, तुम्हारी कुछ है क्या? तुम भी उछल रहे थे के साथ में? नहीं, तो खाली इसको फेंका था, तो रिलेटिव वेलोसिटी ये चाहिए, यू के साथ माइनस करने के लिए कुछ है क्या इधर? नो नहीं है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? जीरो। जीरो कैसा रे बेटा, जीरो तो जाएगा कि नहीं जाएगा ऊपर? यू। यू यू जीरो क्यों है? रिलेटिव वेलोसिटी तब निकाली जाएगी ना उस हिसाब से कि जब इसकी भी है और इसकी भी है। तुम उछल रहे थे साथ में माइनस करने के लिए कुछ नहीं, तुम तो अपनी जगह खड़े थे, खाली ऑब्जेक्ट को फेंका था। तो तुम्हारी तो अपनी खुद की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, मतलब तुम्हारी अपनी खुद की वेलोसिटी जीरो, ये ऑब्जेक्ट की कितनी? यू। तो रिलेटिव कैसी हो गई? यू माइनस जीरो यू। आया नहीं आया समझ में? यस सर। टाइम क्या हो गया? टी। प्लस, प्लस की बजाय माइनस, क्योंकि सारा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। अब सोच समझ के बताओ कि एक्सेलरेशन क्या है। वैसे तो जनरल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है जी, लेकिन सोच समझ के बताओगे यहाँ एक्सेलरेशन क्या आएगा? 10। गलत। रॉन्ग। -10 रॉन्ग। 0। रॉन्ग। जीरो। रॉन्ग। A रॉन्ग। 20। रॉन्ग। जी प्लस ए। शाबाश, जी प्लस ए। 5 मिनट पहले पढ़ाया हुआ याद नहीं रहा तुमको? जी प्लस ए। The frame in which we are observing the situation, it is also moving.
उसका एक्सेलरेशन उठा के ऑब्जेक्ट को देना पड़ेगा, और वो भी रिवर्स करके। तो मैं बस तुमको ये चाह रहा हूं, इतना समझाना चाह रहा हूं कि इसको सिचुएशन के तौर पे याद रखो, इसकी डिटेल में बाद में जाएंगे आगे। तो कितना हो गया एक्सेलरेशन? G plus A. G+A। तो यहां आएगा हाफ G+A एंड फर्दर T²। अच्छा सोचो, अगर ये सिचुएशन में चेंज कर दूं और बोलूंगी लिफ्ट नीचे जा रही है, तब एक्सेलरेशन क्या आएगा? G minus A. G minus माइनस ए, A. बिल्कुल सिंपल, G-A आ जाएगा। अच्छा चलो इसे सॉर्ट आउट कर लें थोड़ा सा हल्का फुल्का, बाकी और कुछ नहीं, इजी है। ये यूटी इधर कर लें, हम जानते हैं माइनस यूटी हो जाएगा, वो माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए। दिस इज गोइंग टू हाफ ये G+A इंटू T²। इधर का T, इधर के एक T की पावर, ये माइनस माइनस भी है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, वो भी मैं बता दूं, ये माइनस वो माइनस भी कैंसिल हो गए ना, ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल हुआ। ठीक है, क्या बचा? इस तरफ बच गया U, इधर बचा हाफ G+A इंटू T। लीनियर इक्वेशन बनाए, 2U इज इक्वल टू G+A इंटू T। फाइनल आंसर, या थोड़ा और रीअरेंज करें, 2U इज इक्वल टू GT प्लस AT। 2U minus GT is equal to AT. Therefore, A is equal to 2U minus GT divided by T. Done? Yes or no? Yes, sir. ये आंसर आएगा इसका। अच्छा क्वेश्चन था। इसे हम उसी वक्त हैंडल कर सकते हैं जब हमको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अप्लाई करने आता है ठीक ठाक तरीके से। हालांकि इसमें और कुछ कैलकुलेशंस भी हैं, फ्रेम का चेंज करना, ये वो वगैरह वगैरह, ये सब हम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जब शुरू करेंगे, इंशाल्लाह जल्दी शुरू करने वाले, मे बी सैटरडे, तो आपको ये चीजें और खुल के समझ में आएंगी। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं एडिशनली आपको लेना चाह रहा था फॉर द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। अब आज का रिकॉर्डेड लेक्चर तो मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, एक सेकेंड।